दावोस में विश्व आर्थिक फोरम में फिर से आकर अच्छा लगा। एलेक्स कार्प का परिचय कराना मेरा सौभाग्य है। मैं शुरुआत कुछ ऐसे विषय से करना चाहता हूं जो उनके और मेरे बीच अधिक व्यक्तिगत है। मैं ब्लैक रॉक में जो कुछ भी बनाया उस पर मुझे काफ़ी गर्व है, लेकिन जब से मैं सीईओ हूं, मेरी कुल रिटर्न केवल 21% की दर से बढ़ी है। जब से एलेक्स और पैलेंटीर ने आईपीओ किया है, उनकी रिटर्न 73% की दर से बढ़ी है। इसलिए बधाई हो एलेक्स, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण, हम एक गहन तकनीकी बदलाव के बीच में हैं। मुझे लगता है कि हम सभी इसके बारे में सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसे महसूस कर रहे हैं, इसका हिस्सा बन रहे हैं, और हर कोई यह सवाल पूछ रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरे लिए क्या कर सकती है या मैं इसे कैसे अपनाऊं? यह विकास के लिए क्या कर सकती है? कामगारों के लिए क्या कर सकती है? देशों और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए क्या कर सकती है? हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि इसकी क्षमता बढ़ाने, उद्योगों को आधुनिक बनाने, अवसरों का विस्तार करने की क्षमता है। यह हमारे काम करने के तरीके, हम कहाँ काम करते हैं और कैसे काम करते हैं, इसे भी बदल देगा। और सवाल यह है कि क्या सरकारें समाज के उस वास्तविक परिवर्तन के लिए तैयार हैं? इसलिए हमें यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि जैसे जैसे यह तैनात हो, वह इस तरह से हो कि लोगों को सशक्त बनाए, संस्थानों को सशक्त बनाए और एक अधिक लचीली वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्माण करे। लेकिन बहुत कम नेता वास्तव में इस कड़ी पर हैं। मैं निश्चित रूप से वह नेता नहीं हूं, लेकिन प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय सुरक्षा और वास्तविक अर्थव्यवस्था के उस संगम पर एलेक्स कार्प जैसा कोई नहीं है। पैलेंटीर के सह-संस्थापक और सीईओ के रूप में एलेक्स ने यह देखने के लिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कैसे किया जा सकता है और अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रक्षा और सरकारी निजी संगठनों के साथ मिलकर काम किया है, और यह वास्तव में महत्वपूर्ण है। और मुझे कहना चाहिए कि पिछले 1 साल में एलेक्स के साथ मेरी हुई बातचीत ने वास्तव में मुझे ज्ञानवान बनाया है, इसलिए मैं इसके लिए उत्सुक हूं। एलेक्स, तो मैं शुरू करता हूं। संप्रभु राष्ट्र अक्सर उन्नत प्रौद्योगिकी की शुरुआती अपनाने वाले रहे हैं, और मुझे लगता है कि हम इसे अमेरिका में बहुत ही अंतरंग रूप से देख रहे हैं। लेकिन आपके दृष्टिकोण से रक्षा और सुरक्षा में निर्णय लेने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे सहायता कर रही है? खैर, सबसे पहले तो यहाँ आकर खुशी हुई, और उस परिचय के साथ शायद मुझे बस बोलना बंद कर देना चाहिए। अब तो बस नीचे की ओर बढ़ना है। क्या आप हमारी रिटर्न के बारे में कुछ और बात करना चाहेंगे? और मैं बस अब समय आ गया है। मैं 26 साल से सार्वजनिक कंपनी में हूं, तो हाँ, नहीं, मुझे लगता है कि याद रखने वाली एक बात यह है, जैसे कि आपके सवाल की पृष्ठभूमि, मैं सोचता हूं कि अमेरिका में है, और मैं यूरोप में भी कहूंगा, ऐतिहासिक रूप से औद्योगिक विकास और सैन्य प्रौद्योगिकी स्पष्ट रूप से साथ साथ चली। यह एक सामान्यीकरण है, लेकिन अक्सर सही है। आपने सेना के लिए एक उत्पाद विकसित किया जो फिर दोहरे उद्देश्य वाला बन गया और देश के जीवन स्तर को ऊपर उठाया, और फिर कई कारणों से जिन्हें मैं अभी छोड़ देता हूं। कम से कम अब तक प्रौद्योगिकी उस तरह से नहीं बनी थी। अब ये सभी डिफेंस टेक स्टार्टअप्स और पैलेंटीर हैं, लेकिन यह ऐसा था कि आपके पास यह चीज़ थी जहां आप कुछ ऐसा बनाने जा रहे थे जिसे सबसे कठोर परिस्थितियों में काम करना था, जो संभवतः किसी और की तुलना में काफ़ी बेहतर था। इतना कि यह आपको युद्ध के मैदान में मामूली नहीं बल्कि महत्वपूर्ण लाभ दे, खासकर अगर आपके लड़ने के तरीके के साथ जोड़ दिया जाए। और आपने यह देखा, एक बहुत प्रसिद्ध सोशलिस्ट जर्मन इतिहासकार थे जिन्होंने कहा था कि जर्मनी की एक समस्या यह थी कि युद्ध लड़ने की मशीन इतनी अच्छी थी कि उन्होंने बस कहा कि हम युद्ध के मैदान में तय करेंगे कि कौन सही है, और इससे स्पष्ट रूप से बहुत सी असंगतियां और वास्तविक समस्याएं पैदा हुई अमेरिकी संदर्भ में। और मैं कहूँगा कि वहाँ आपके पास एक अलगाव है अमेरिका में हाल ही में जो हुआ है और यूरोप में जो हो रहा है उसके बीच। और मैं सोचता हूँ कि अमेरिका और चीन बहुत सफल हैं, और मैंने अपने अधिकांश वयस्क जीवन के साल यूरोप में बिताए हैं, और मैं यूरोप का बहुत समर्थक हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी ईमानदार आकलन यही कहेगा कि यह बहुत अच्छा नहीं चला है। आपने ऐसी चीज़ें बनाई जिनका उपयोग प्रतिकूल परिस्थितियों में किया जा सकता था, तो कठिन, गंदी, नैतिक रूप से धूसर परिस्थितियां। तो आप नैतिकता को कैसे बदलते हैं ताकि वह पश्चिम में हमारे लड़ने के तरीके के अनुकूल हो? यह भी एक बड़ा वेक्टर है। तो नैतिकता कठिन है। जिन परिस्थितियों में आप प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं वे सॉफ्टवेयर संदर्भ में कठिन हैं। आप कई मामलों में सीधे नेटवर्क से जुड़े नहीं होते। आपके ऊपर ऐसी बाधाएं होती हैं जिनके तहत आपको लड़ना होता है, भले ही वह लड़ने का सर्वोत्तम तरीका ना हो। और हर देश में लड़ने के बहुत विशेष तरीके होते हैं, लेकिन उसका सकारात्मक पक्ष यह था कि आप कुछ ऐसा भी बना रहे थे जिसे तैनात किया जा सकता था और जिसका आम नागरिक के लिए एक स्पष्ट मूल्य था।
है ना? और तो अब आपके पास यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है। इसमें कई चीज़ें हैं जो वास्तव में दिलचस्प है, लेकिन अगर आप इसी साधारणता से शुरू करें कि मुझे लगता है अभी तक बहुत हाल तक पश्चिम के व्यापक रूप से परिभाषित सभी प्रतिकूलों ने माना कि सॉफ्टवेयर आधारित रक्षा में निवेश कोई पागलपन की चीज है जो अमेरिकी लोग मार्केटिंग के लिए करते हैं। अमीर बनो, कंपनी बंद हो जाए, आप बहामास के समुद्र तट पर हों, लेकिन शेयरधारक खुश हों और यह खत्म हो जाए, ऐसा कुछ। और आपने जो देखा, तो सबसे पहले तो आप कह सकते हैं कि यह बदल गया है, लेकिन आपके सवाल के अनुरूप संप्रभु सरकारों के लिए इसे कैसे बनाएं? यह बनाने की सीखने की प्रक्रिया भी यह सीखने की प्रक्रिया है कि वे इन प्रौद्योगिकियों को कैसे अपनाएं। तो यह सिर्फ प्रौद्योगिकी नहीं है, क्योंकि अगर आप एक टैंक बना रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि ब्रिटिश और फिर फ्रेंच और फिर जर्मन लोगों ने टैंक तकनीक को अनुकूलित किया, तो यह देखना आसान है कि आप इसे कैसे तैनात करेंगे। लेकिन आप एक ऐसी प्रणाली को कैसे तैनात करेंगे जिसका प्राथमिक मूल्य युद्ध के मैदान के हिस्सों को व्यवस्थित करना है, बिना युद्ध के मैदान के हिस्सों को देखे और यह देखे कि यह काम करती है या नहीं, यह कितना काम करती है, क्या यह हमारे पास जो था उससे बहुत बेहतर है, क्या हम वे चीज़ें कर सकते हैं जो हम अतीत में नहीं कर सकते थे। और फिर सॉफ्टवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में एक छिपी हुई चीज है कि दिलचस्प बात यह है कि लोग हमेशा मानते हैं कि मूल्य से आता है जहां आप हैं से जहां आपको होना चाहिए, और यह स्पष्ट है। लेकिन दुनिया के अधिकांश संप्रभु राष्ट्रों में मेरा मतलब है कि हम लगभग सभी के साथ एक या दूसरे रूप में काम करते हैं जिन्हें व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि यह एक कंपनी से निपट सकता है जो अमेरिकी है, उद्यमों की वास्तविक तकनीकी कठोरता में उसमें महत्वपूर्ण खामियां हैं। तो यह, जैसा कि आप जानते हैं, यह बहुत है। मैं डिस्लेक्सिक हूं, यह बहुत डिस्लेक्सिक है। ऐसे पूरे हिस्से हैं उद्यम के जो एक पावर पॉइंट पर मौजूद हैं, जब आप युद्ध में जाएंगे तो पता चलेगा कि वे अस्तित्व में नहीं हैं। और यह जो भी देश आप इस कमरे में हैं, अगर आप पश्चिम में हैं तो यह एक समस्या है जो आपके पास है। युद्ध के मैदान के एक दिन आपको पता चलेगा यूक्रेनियन के पास यही एक फायदा था, उन्होंने अनिवार्य रूप से शून्य से शुरुआत की, और इसलिए यह नहीं था कि आपको लड़ाई में उतरने के बाद फिर से यह खोजना पड़े कि आपका उद्यम काम नहीं कर रहा है। और अमेरिका के पास जो एक बहुत बड़ा फायदा है वह यह है कि आप जानते हैं, बेहतर या बदतर के लिए, मानो या न मानो, मैं ज्यादातर बदतर के लिए सोचता हूं। मैं हमेशा हस्तक्षेप के खिलाफ था, मैं नियोकन नहीं हूं। यह हमें बस युद्ध के मैदान पर यह सारा अनुभव था ताकि आप देख सके कि क्या काम किया और क्या नहीं। लेकिन इसे वापस खींचते हुए, तो पहली चीज जिससे संप्रभु राष्ट्र वास्तव में जूझते हैं वह यह है कि क्या मैं पहचान सकता हूं कि कौन सी तकनीक वस्तुनिष्ठ रूप से बेहतर है। क्या मैं इसे रेट भी कर सकता हूं? क्या मैं रेट कर सकता हूं? मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है कि वाई कहो। लेकिन क्या आपको सही सवाल पूछने के लिए यह जानने की जरूरत नहीं है कि आप कहां जाना चाहते हैं? आप जानते हैं कि यह आप हैं, यह वह है। आप वास्तव में, मुझे इसे दोबारा बनाने दीजिए। वाई, आपको यह जानना होगा कि आप कहां हैं, तभी आप जान पाएंगे कि आप कहां जाना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसे मेरा कहने का मतलब है कि इस बाहरी व्याख्या के साथ पैलेंटीर द्वारा युद्ध के मैदान पर की गई सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक यह है कि इस तथ्य की भरपाई करने में सक्षम होना कि आपके उद्यम का आधा हिस्सा युद्ध के मैदान पर काम भी नहीं करता। यह केवल एक प्रयोगशाला में एक पावर पॉइंट पर काम करता है जो देश द्वारा बनाया गया है। यह मशीनरी या मानव या मनुष्यों के कारण काम नहीं करता। खैर, क्योंकि युद्ध के मैदान की परिस्थितियां कठोर होती हैं, संक्रामक होती हैं, और उदाहरण के लिए जैसे आधुनिक, अगर आप सिर्फ यूक्रेन को एक उदाहरण के रूप में लें, बस इसे अनुभवजन्य बनाने के लिए, आप जानते हैं हर कोई इसे पढ़ता है जैसे, ठीक है, एक ड्रोन को ए से बी तक ले जाना कितना मुश्किल हो सकता है। खैर, वास्तव में सबसे पहले आपको यह जानने की आवश्यकता होगी कि आप ड्रोन को कहां रखना चाहते हैं। इसके लिए आपके सभी डेटा को सिंक्रोनाइज करने की आवश्यकता होगी। आपको यह करने की आवश्यकता होगी बिना उस डेटा को अपने प्रतिद्वंद्वी को स्थानांतरित किए, जिसका मतलब है कि आपको उसके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को जानना होगा। आपको इसे अंतिम चीज तक स्पष्ट करना होगा। फिर आप इसे संभवतः या तो अपनी रणनीति के समन्वय के भीतर या अपनी नैतिकता के साथ करना चाहेंगे। तो यह कहां जाता है, कहां नहीं जाता, आप सह संबंधित करने में सक्षम होना चाहेंगे। क्या आप ड्रोन को अपनी संपत्ति पर रखना चाहते हैं? यूक्रेन में केवल 2 लोग जानते होंगे कि एक जनरल आपकी संपत्ति है। आप लोगों को यह नहीं बता सकते कि यह आपकी संपत्ति है। आप कैसे करते हैं ना, आप इसे अपने सैनिकों के लिए कैसे दिखाते हैं कि आप वास्तव में लोगों को हटा रहे थे और आपने अपनी संपत्ति को छोड़ दिया। फिर युद्ध आगे बढ़ता है तो रूसी जो हैं उन्हें अक्सर कम आंका जाता है, कारणों से जो मैं नहीं समझता।
लेकिन जैसे कि गणितीय रूप से वे दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं और चीज़ें जो शुरुआत में उनके पास नहीं हो सकती वे मिलाजुला कर बना सकते हैं, और इसलिए उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स को जाम करना शुरू कर दिया। तो अब आपके पास एक पूरी तरह से अलग समस्या है, लेकिन संभवतः आपका उद्यम वही होना चाहिए या विकसित होना चाहिए, क्योंकि अब यह इस बी तक जाने का सवाल नहीं है। यह एक पूरी तरह से जाम वाले माहौल से गुजरने का सवाल है जहां आपके पास कोई कनेक्टिविटी नहीं है, जबकि वास्तव में उस माहौल से गुजरते हुए डेटा एकत्र कर रहे हैं, और उनमें से हर एक चीज एक गतिशील चुनौती की तरह है। इनमें से कोई भी यूक्रेनी संघर्ष से पहले भी नहीं देखा गया था। दुनिया के हर एक युद्ध क्षेत्र में एक वैसे। दूसरी बात यह है तो लोग अलग तरह से लड़ते हैं। तो जैसे अगर आप बड़े युद्ध के मैदानों को देखें, मुझे यकीन है कि कुछ लोग हमारे काम को यहाँ पसंद करते हैं और कुछ लोग नापसंद करते हैं। वैसे हम पैलेंटीर में सभी रायों का स्वागत करते हैं। पैलेंटीर के अंदर भी हमारे पास ऐसे लोग हैं जो हमारे काम से प्यार करते हैं और लोग जो काम से नाखुश हैं। हम सबका स्वागत करते हैं। यह संवाद की भावना है। यह कुछ हद तक एक नेता के साथ संवाद की भावना है। और लेकिन आप जानते हैं, अगर आप देखें तो आप जानते हैं कि कैसे आप जानते हैं, जब यूक्रेनियन लोगों की एक छोटी टीम है और बहुत बहादुर सैनिक हैं जो बहुत तकनीकी हैं, उनके पास अत्यधिक तकनीकी लोग हैं जिन्होंने हमारे उत्पाद के ऊपर ऐसी चीजें बनाई जिन्हें हम नहीं समझते, और उत्पाद का उपयोग करने के मालिकाना तरीके। इसराइल में उन्होंने अफवाहों के मुताबिक अपनी खुफिया जानकारी का उपयोग किया। तो ज्यादातर लोग सेना से सेना लड़ते हैं। यह इंटेलिजेंस थी ईरान में, जहां तक मैं अखबारों से समझ सकता हूं। और फिर अमेरिका में आपके पास बस बड़े पैमाने पर बल हैं जो किसी और देश के पास नहीं है, लेकिन उन्हें एकीकृत होना था और एकीकरण क्षमता थी। तो उनमें से हर एक चीज अलग है, निश्चित रूप से। और इसलिए युद्ध के मैदान पर एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर की दोहरी भूमिका है। एक, यह सुनिश्चित करना कि सभी अंतर्निहित चीजें वास्तव में काम करती हैं, और फिर दो, इसे एक ऐसे स्तर तक उठाना जो दुनिया में किसी और के पास नहीं है। मुझे इसे अब समझाते हैं। मेरा मतलब है, इतनी सारी तकनीक रक्षा से बनाई गई थी, चाहे वह इंटरनेट जीपीएस हो। आप कल्पना कैसे करते हैं कि यह रक्षा और सैन्य से निगमों, व्यवसायों, समाज में कैसे स्थानांतरित होगा? खैर, सबसे पहले यह तथ्य कि यह मूल रूप से एक विशुद्ध रूप से कच्चा, नग्न वातावरण है। इसका मतलब है कि आप वास्तव में जानते हैं कि क्या काम कर सकता है। इसका वास्तविक सत्य, इससे स्वतंत्र कि उद्यम क्या सोचते हैं कि काम कर सकता है, और सामान्यीकरण उच्च स्तर पर सोचें। यह लगभग एक से एक स्थानांतरणीय है, लेकिन ठीक ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे सामान्य तौर पर उद्यमों को ले, सभी उद्यम समय के साथ हर दूसरे उद्यम की तरह बनना नहीं चाहते। तो अगर आप 5 लें, आप जानते हैं, ए उद्यम और बी उद्यम और सी उद्यम, वे एक ही बाजार में हैं। उनका तकनीकी ढांचा उन्हें एक ही उद्यम में बदलने की कोशिश कर रहा है। उनके पास एक ही ऑर्ग चार्ट है। निश्चित रूप से उनके पास संभवतः लगभग एक जैसा, उनके पास एक जैसा डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और आप युद्ध के मैदान पर जो सीखते हैं वह यह है, और जीवन में यह है कि यह विशेष रूप से मूल्यवान नहीं है। जो बहुत मूल्यवान है वह यह है कि एक उद्यम कुछ ऐसा कर सकता है जो दुनिया में कोई भी उद्यम नहीं कर सकता, और इसलिए यह हर एक सैन्य और खुफिया सेवा का लक्ष्य है। वास्तव में ये सभी खुफिया सेवाएं और सेनाएं अपनी विशेषज्ञता रखती हैं, और इसलिए जब हम वाणिज्य की ओर गए, जैसा कि हम कह रहे हैं कि हम आपकी बीमा कंपनी को कैसे बना सकते हैं, जिस तरह से आप अंडरराइट करते हैं, हम आपके अंडरराइटिंग के बारे में आपके आदिवासी ज्ञान को कैसे बना सकते हैं, हम इसे उस ज्ञान से जो सभी के पास है उस ज्ञान में कैसे बदल सकते हैं जो केवल आपके पास है, और दक्षता के साथ जो किसी और के पास नहीं है। तो एक उदाहरण के रूप में, युद्ध के मैदान पर सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है कि आप डेटा कैसे प्राप्त करते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं और फिर एक ढांचे में डालते हैं जहां से उस पर खुफिया दृष्टिकोण से कार्रवाई की जा सके। हाँ, तो जाहिर है, एक व्यवसाय दिन के अंत में क्या करता है, एक व्यवसाय क्या कर रहा है। मेरा मतलब है, उदाहरण के लिए, विशेष रूप से कुछ भी अंडरराइटिंग, बैंकिंग, अस्पताल में मरीजों के प्रवेश में, यह सूचना है, यह सूचना है, यह सूचना को इस तरह से छांट रहा है कि आपके पास अन्य लोगों पर एक विशिष्ट लाभ है जो समान रूप से स्थित है, और वह लाभ आसानी से समाप्त नहीं किया जा सकता। और इसलिए डी फैक्टो आप युद्ध के मैदान पर हमारे उत्पादों के साथ जो कर रहे हैं, बिना खुश हुए, वह कुछ मामलों में युद्ध के मैदान पर ऑन्टोलॉजी और फाउंड्री के साथ जो कर रहे हैं वैसा ही है। लेकिन निश्चित रूप से दुनिया भर में व्यावसायिक संगठनों में, लेकिन विशेष रूप से अमेरिका में, जब आप अंडरराइटर या अस्पताल के पास जाते हैं, हम बहुत सारे अस्पतालों को पावर देते हैं, है ना? उनके पास एक प्रवेश समस्या है, उन सभी के पास एक प्रवेश समस्या है, उन सभी के पास डॉक्टरों और नर्सों की कमी है।
वे कम मार्जिन के माहौल में काम कर रहे हैं, लेकिन हर एक के पास अपने मरीजों को प्रोसेस करने का एक अलग तरीका है, उनकी विशेषता के अनुसार और उन मरीजों के प्रकार के अनुसार जिनके साथ वे अच्छा नहीं करते, और आप इसे कैसे प्रबंधित करते हैं। और इसलिए प्रवेश प्रवाह और आपके उद्यम में इस तरह से कि आप वास्तव में इन चीज़ों को पहले की तुलना में 10-15 गुना तेजी से प्रोसेस कर सकते हैं। और फिर दूसरा जो जान बचाता है, फिर यह बहुत सारी जान बचाता है। यह दिलचस्प बात यह भी है क्योंकि आप एलएलएम को एक ऑन्टोलॉजी में प्रोसेस कर रहे हैं, आपके पास एक संरचना है। इसके बावजूद कि लोग क्या मानना चाहते हैं, यह नागरिक स्वतंत्रता को भी मजबूत करता है, क्योंकि अब आप कह सकते हैं कि मेरा मतलब है, बस सरल सवाल, क्या किसी को आर्थिक विचारों के आधार पर प्रोसेस किया गया था या उन्हें उनकी पृष्ठभूमि के आधार पर प्रोसेस किया गया था? जैसी चीजें तब तक देखना असंभव है जब तक आपके पास ऐसा न हो। इसका एक बहुत बड़ा नागरिक स्वतंत्रता सुधार पक्ष है जिस पर आमतौर पर लोगों का विश्वास नहीं है कि हम परवाह करते हैं, लेकिन यह वास्तव में ठीक इसके विपरीत है। हम परवाह करते हैं, और आप जानते हैं, दिखाना ही परवाह करना है। यह ऐसा है कि हम सूक्ष्म रूप से दिखा सकते हैं कि कोई व्यक्ति क्यों आया, उन्हें क्यों लिया गया, उन्हें क्यों अस्वीकार किया गया, और हम इसे ऐसे तरीके से कर सकते हैं जो खुद व्यवसाय के लिए व्यावसायिक समझ रखता हो, और फिर यह सुरक्षा दक्षताओं की ओर ले जाता है और संभवतः लागत कम करता है। खैर, अगर आप एक छोटा वित्तीय संस्करण करना चाहते हैं, तो आपने मूल रूप से अतीत में वह करने के लिए जो हम सार्वजनिक बाजार की पूरी रोशनी में कर सकते हैं। आपको एक प्राइवेट कंपनी की आवश्यकता थी, आपको कंपनी को प्राइवेट लेने की जरूरत थी, तो और फिर आप लागत संरचना को बाहर निकालते और संभवतः इसे दोबारा बेच देते। खैर, अब आप लागत संरचना को बाहर निकाल सकते हैं, कामगारों को और महत्वपूर्ण बना सकते हैं, तो वास्तविक कामगार, बीच के वसायुक्त लोग नहीं, और फिर आप बाजार में जाने के तरीके को बदल सकते हैं। तो अस्पताल, आप इस जानकारी को तेजी से प्रोसेस कर सकते हैं, संभवतः आपके पास बहुत तेज होगा, और फिर नर्सों में से एक नर्सें और डॉक्टर भी खुश हैं। और हाँ, तो आपने सुझाव दिया कि जो कंपनियां इसे तेजी से अपनाती हैं, उनके लिए सबसे अच्छा तरीका प्राइवेट में जाना है ताकि वे पुनर्गठन कर सकें। नहीं, नहीं, मेरा सुझाव यह है कि उन्हें अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है। उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तो क्या है मूल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अपनाने में मूल बाधा क्या है? क्या यह सिर्फ पुरानी प्रणालियां, पुराने मुद्दे हैं? आप कैसे करते हैं, हम अपनाने को कैसे तेज करें कि यह मानवता के लिए अच्छा हो? खैर, मेरा मतलब है, हमारा अपनाना हमारी क्षमता से परितीज है। तो यह मुझे लगता है अगर आप बस बड़ी भाषा मॉडल शेल्फ से खरीदते हैं और इनमें से कोई भी करने की कोशिश करते हैं तो यह काम नहीं करेगा। यह एक कमोडिटी है, यह एक खैर यह भी पर्याप्त सटीक नहीं है। यह ऐसा है कि आप अंडरराइटिंग इसे के साथ नहीं कर सकते, आप इनमें से कोई भी चीज नहीं कर सकते जो विनियमित हैं। तो सभी के लिए ऐसा नहीं है कि इस समय अपनाने की समस्या यह है कि लोगों ने ऐसी चीजों की कोशिश की है जो कभी काम नहीं कर सकती। जैसे कि आप एक बड़ा भाषा मॉडल उधार लेते हैं, आप इसे अपने स्टैक पर डालते हैं और आप सोचते हैं कि आप जानते हैं कि यह काम क्यों नहीं कर रहा है, और इसलिए आप विशेष रूप से अमेरिका में लोगों को ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हुए देखेंगे जो हम ऑन्टोलॉजी के साथ करते हैं, शायद हाथ से, क्योंकि एक बार जब आप सॉफ्टवेयर लेयर बना लेते हैं ताकि बड़ी भाषा मॉडल को ऑर्केस्ट्रेट और प्रबंधित किया जा सके उस भाषा में जो आपका उद्यम समझता है, आप वास्तव में मूल्य बना सकते हैं। और मैं नहीं, मुझे लगता है जैसे कि बहुत सारी चर्चाएं हैं जैसे कि क्या हम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बुलबुले में हैं। बुलबुले का क्या अर्थ है? खैर, यह ऐसा है, मुझे लगता है अगर कुछ भी है तो हम सिर्फ एक अंतराल में हैं जहां बहुत सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसमें से कुछ काम करती है। फिर से, अगर आप युद्ध के मैदान के संदर्भ में वापस जाए, जैसे कि दुनिया के अधिकांश लोगों ने माना था कि यह काम नहीं करेगा, लेकिन अब यह काम करती है। और इसलिए अब सवाल यह नहीं है कि क्या यह काम करती है, बल्कि हम इसे अपने देश के लिए कैसे काम करवा सकते हैं। और यह ठीक वही है जो कंपनियों में हो रहा है। यह ऐसा है कि ओहो, इस कंपनी ने काम किया, मेरी नहीं। आप क्या कर रहे हैं? उदाहरण के लिए, मेरा मतलब है अगर आप इसे हमारे लिए संकीर्ण बनाना चाहते हैं, पैलेंटीर के पास मुश्किल से एक सेल्स फोर्स है। वास्तव में ऐसा लगता है कि हर बार जब मैं उन्हें देखने जाता हूं तो यह छोटा होता जा रहा है, और यह ऐसा है, और आप हंस रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पैलेंटीरियंस लिखा है, लेकिन यह छोटा और छोटा और छोटा होता जा रहा है। और यह इसलिए नहीं है क्योंकि हम यूनिट इकोनॉमिक्स पर बचत करने की कोशिश कर रहे हैं, यह वास्तव में इसलिए है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कम विश्वास वाला माहौल है। लोगों ने बहुत सारी चीज़ों की कोशिश की है, उसमें से बहुत कुछ काम नहीं आया है। लेकिन अगर आपने ऐसी चीज़ दी है जो काम करती है, तो आपको सेल्सफोर्स की आवश्यकता क्यों है?
जैसे आप बस यह खुद बिक जाती है। खैर, आपको कहना होगा, अरे, हमसे बात न करें। और फिर वाणिज्यिक में, सरकार में इस समय यह वास्तव में है, हम पसंद नहीं करते, हम नहीं, यह है, यह निर्यात करना बहुत मुश्किल है सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें लोगों को प्रशिक्षित करना है और हमारे पास सीमित लोग हैं। मैं यह कहने जा रहा था कि यह आपकी सीमित बैंडविड्थ है। प्रशिक्षण, एक बार कोई आपका सॉफ्टवेयर ले लेता है। खैर, सरकारी संदर्भ में हर देश में स्पष्ट रूप से सुरक्षा मंजूरी का समकक्ष होता है ना? तो हमारे प्रोजेक्ट मेवेन या मेवेन को अपनी वास्तुकला में बनाने के लिए आपको उच्चतम स्तर की मंजूरी वाले किसी व्यक्ति की आवश्यकता होगी जो तकनीकी भी हो, और दुर्भाग्य से अधिकांश तकनीकी लोग उच्चतम स्तर की मंजूरी के बाद नहीं जा रहे हैं, इसलिए ऐसे बहुत कम लोग हैं। तो वह संसाधन अत्यंत दुर्लभ है और फिर उन्हें प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और उसमें समय लग सकता है। और फिर आपको भी ऐसा कुछ करना होगा, वास्तव में आपको इसमें विश्वास करना होगा और वास्तव में सोचना होगा कि यह महत्वपूर्ण है। और आप जानते हैं, हर कोई उस श्रेणी में नहीं आता। इसे करने के लिए कितने लोगों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है? मेरा मतलब है, कॉर्पोरेट स्तर पर क्या यह सीईओ से नीचे तक होना चाहिए? यह कैसे काम करता है? जैसा कि आप बीमा अंडरराइटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। खैर, जैसे आप जानते हैं, हाँ, तो बीमा अंडरराइटिंग में जिस तरह से यह काम करता है वह सबसे अच्छी स्थिति है। आपके पास सबसे अच्छी और सबसे खराब स्थिति है। सबसे अच्छी स्थिति सीईओ गणितीय रूप से प्रवृत्त है, भले ही वे उत्पाद के बारे में कुछ नहीं जानते हों, लेकिन आप एक गणित को देखकर उत्पाद के काम करने का अनुमान लगा सकते हैं। हाँ, और आप जानते हैं, और फिर हमें शायद वहाँ 5 या 6 लोगों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। शुरुआत में हम यह सब करते हैं और फिर हम उन्हें यथासंभव स्थानांतरित कर देते हैं, या हम उन लोगों के साथ साझेदारी करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे साथ ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आपको कम संख्या में लोगों की आवश्यकता है, लेकिन हमें अभी भी जितने हैं उससे अधिक की आवश्यकता है। आपने बार बार सुझाव दिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अर्थव्यवस्था के लिए नींव कैसे मजबूत कर सकती है। विशेष रूप से हम इसे अमेरिका में देख रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकास प्रक्षेप वक्र को कितनी तेजी से बदल सकती है, क्योंकि आपने पहले इस बारे में बात की थी कि यह अर्थव्यवस्थाओं, कंपनियों की भलाई को कैसे सुधार सकती है। खैर, इनमें से बहुत सी चीजों में एक गति का सवाल है, लेकिन मुझे लगता है जैसे हमारी बहुत सी कंपनियों के साथ यह ऐसा है कि हम उस क्षेत्र में आपकी लागत का 80% तक निकाल सकते हैं जहां हम जाते हैं और आपकी शीर्ष पंक्ति में नाटकीय रूप से सुधार कर सकते हैं। लेकिन यह वास्तव में उपयोग के मामले और हम क्या कर रहे हैं पर निर्भर करता है। और फिर एक गति फंक्शन है जो है हम पिछले 5 साल पहले कर सकते थे कि इसमें हमें 1 साल लगता। निश्चित रूप से अब यह 1 सप्ताह ले सकता है। सप्ताह। मुझे उस सवाल को आगे बढ़ाने दीजिए। हालांकि मुझे यकीन है कि यहाँ कुछ लोगों के मन में है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नौकरियां पैदा करेगी या नौकरियां समाप्त करेगी? कुल मिलाकर मुझे लगता है कि पश्चिमी कथन की एक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि यह मानवता की नौकरियां नष्ट कर देगी। जैसे कि आप जानते हैं, आप एक अभिजात्य स्कूल गए और आपने दर्शनशास्त्र पढ़ा। खुद को एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल करते हुए मैंने भी किया। हाँ, आप उम्मीद है कि आपके पास कोई अन्य कौशल है, उस एक को बाजार में लाना मुश्किल होगा। और हमने सोचा था कि इसे बाजार में लाना मुश्किल है। यह बाजार में लाना मुश्किल था, बहुत मुश्किल। यह एक अच्छी शिक्षा थी, बहुत बहुत मजबूत शिक्षा। अगर आपको नौकरी मिल सकती है तो आप इसे रख सकते हैं, लेकिन कठिन यही मैंने हमेशा सोचा था। मैं ऐसा था, अगर मुझे आखिरकार नौकरी मिल जाती है तो मैं शायद इसे रख लूंगा और अच्छा करूंगा। लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि मुझे मेरी पहली नौकरी कौन देगा। और लेकिन जैसे तकनीशियन, अगर आप एक व्यावसायिक तकनीशियन हैं, या जैसे हम एक बैटरी कंपनी के लिए बैटरियां बना रहे हैं, और जो लोग इसे अमेरिका में कर रहे हैं वे लगभग वही काम कर रहे हैं जो जापानी इंजीनियर कर रहे हैं, और वे हाई स्कूल गए थे और अब वे बहुत मूल्यवान हैं, अगर अपूरणीय नहीं तो, क्योंकि हम उन्हें बहुत तेजी से कुछ अलग बना सकते हैं जो वे पहले थे, और वे नौकरियां और अधिक मूल्यवान होती जाएंगी। मेरा मतलब है, आप जानते हैं, मैं अपने सामान्य राजनीतिक उपदेशों में न जाऊं, लेकिन यह आपके राष्ट्र के नागरिकों के लिए, विशेष रूप से व्यावसायिक प्रशिक्षण वालों के लिए पर्याप्त से अधिक नौकरियां होंगी। मुझे लगता है कि ये प्रवृत्तियां वास्तव में यह कल्पना करना कठिन बना देती हैं कि हमें बड़े पैमाने पर आयोजन क्यों होना चाहिए जब तक कि आपके पास बहुत विशिष्ट कौशल न हो। क्या होगा श्वेतवसन कार्य के लिए नीम के बारे में? यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्वविद्यालयों के माध्यम से रहा है, लेकिन मैंने अभी आपको कहते सुना कि हमें अधिक व्यावसायिक पुरुषों और महिलाओं की आवश्यकता होगी, और वे हो सकते हैं
लेकिन क्या आप यह भी इशारा कर रहे हैं कि हमें शायद कम श्वेत वसन कर्मचारियों की आवश्यकता होगी? मुझे लगता है कि हमें जो करने की आवश्यकता है वह हाँ है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें योग्यता की जांच के लिए अलग-अलग तरीकों की आवश्यकता है। आप जानते हैं, यह ऐसा है, आप जानते हैं कि बहुत से लोग एक्स कर रहे हैं जिन्हें वाई करना चाहिए। जैसे अगर आप हमारी किसी एक प्रणाली का प्रबंधन कर सकते हैं, जैसे अमेरिकी सेना में हमारी मेविन प्रणाली का प्रबंधन करने वाला व्यक्ति एक पूर्व पुलिस अधिकारी है, जो मुझे लगता है कि एक जूनियर कॉलेज गया था और वे वैश्विक स्तर पर बहुत ही उच्च स्तरीय बहुत जटिल लक्ष्यीकरण कर रहे हैं, और वह व्यक्ति वास्तव में अपूरणीय है। और मुझे लगता है कि अतीत में जिस तरह से हमने योग्यता की जांच की ने पूरी तरह से उजागर नहीं किया होगा कि उस व्यक्ति की प्रतिभा कितनी अपूरणीय है, और क्या वे उतने ही प्रतिभाशाली होते अगर वे अपने कॉलेज नहीं गए होते। हाँ, और लेकिन मुझे लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तो पैलेंटीर के अंदर भी, अगर आप पैलेंटीर के अंदर देखें तो मैं पूरे दिन वास्तव में क्या कर रहा हूँ, मैं घूमता हूँ यह पता लगाने के लिए कि किसी की असाधारण योग्यता क्या है, और फिर मैं उन्हें उस चीज पर लगा रहा हूँ और उन्हें उन 5 अन्य चीजों पर नहीं रहने देने की कोशिश कर रहा हूँ जिन पर वे सोचते हैं कि वे उनमें महान हैं। जैसे आप जानते हैं, उन्हें रखना। हाँ, यह ऐसा है कि ठीक है, आप जानते हैं पैलेंटीर में हर कोई, पैलेंटीर में हर इंजीनियर, यह सबसे है जहां भी मैं दुनिया में जाता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, शायद 18 साल तक हर किसी ने सोचा कि हम एक व्यावसायिक मजाक की तरह हैं, और अब बहुत सारे व्यावसायिक लोग मेरी सलाह चाहते हैं। आप जानते हैं, पैलेंटीर में एकमात्र लोग जो व्यवसाय के बारे में मेरी सलाह नहीं चाहते हैं वे पैलेंटीर इंजीनियर हैं। वे कहते हैं, अरे एलेक्स, मेरे पास एक विचार है कि हम कैसे एक बहुत बेहतर कंपनी हो सकती हैं, और यह हमेशा ऐसा है। हाँ, यह ऐसा है जैसे शाब्दिक रूप से मैकडॉनल्ड्स है, लेकिन ऐसा है कि हमारे पास कुछ पद होने चाहिए और आपको सार्वजनिक रूप से बोलना बंद कर देना चाहिए। और हाँ, और फिर मेरा मतलब है कि कभी कभी सार्वजनिक रूप से बोलने के बारे में शायद वे सही हैं। मैं निश्चित रूप से यह स्वीकार करता हूँ, मुझे नहीं लगता कि आपने आज कुछ गलत किया। तो हाँ, उस उच्च प्रशंसा के लिए धन्यवाद। सफलता की कुंजियों में से एक बहुत कम उम्मीदें रखना है। हाँ, नहीं, मुझे नहीं लगता कि आप उस तरह से पैलेंटीर चलाते हैं। एक आखिरी सवाल, यह वक्र कहाँ है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं में कहाँ जाएगा, लेकिन विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बारे में क्या? वे इसमें कैसे भाग ले सकते हैं? मेरा मतलब है, मैंने कल एक शोध रिपोर्ट पढ़ी जिसमें कहा गया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनुप्रयोग उच्च शिक्षा वाले समाजों या उच्च शिक्षा वाली कंपनियों द्वारा इतना प्रभावी रहा है, और वे पहले से ही एक बहुत बड़ी भिन्नता देख रहे हैं जो हो रही है, और यह शिक्षा के अनुप्रयोग और उसके उपयोग पर इतना आधारित है। तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी दुनिया में विकास के मामले में अधिक असंतुलन पैदा करने जा रही है? खैर, मुझे लगता है कि स्पष्ट पहला असंतुलन यह है कि ऐसा लगता है कि अमेरिका और चीन इसे काम कराने के संस्करणों को समझते हैं और वे अलग हैं। लेकिन वे दोनों काम करते हैं और वे बड़े पैमाने पर काम करते हैं, और मुझे लगता है कि यह बहुत संभावना है कि अधिकांश लोगों के विश्वास से कहीं अधिक तेजी से आगे बढ़ेगा। जैसे छूट दर, मुझे लगता है कि अल्पावधि में नहीं लेकिन दीर्घावधि में जो किया जाएगा, और यह हमारे समाज के हर पहलू को कैसे प्रभावित करेगा उस पर बहुत अधिक है, और मैं कहूँगा कि विशेष रूप से सैन्य पर। और फिर मैं यथार्थवादी होने की प्रवृत्ति रखता हूँ, और मुझे लगता है कि आप जानते हैं कि आपके पास व्यापक भिन्नताएं हैं। ऐसी चर्चाएं करना मुश्किल होगा जो लोग करना चाहते हैं जहां 2 देश हैं, और शायद एक तीसरा रूस का अनुसरण कर रहा है, नहीं पर जैसे, क्योंकि वे लड़ने में बहुत अच्छे हैं। और फिर मैं देखता हूं, मैं विकासशील दुनिया पर आऊंगा। मैंने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण वर्ष बिताए हैं, और मेरे पिता का परिवार जर्मनी के एक हिस्से से आया है, और मुझे वास्तव में यूरोप की चिंता है, और विशेष रूप से जर्मन भागों की जहां मेरे कई सर्वश्रेष्ठ वर्ष थे। मैं अभी भी ग्रेड स्कूल वापस जाने की कल्पना करता हूं, सीखने के कारणों से नहीं, और आपको और मज़ा आने वाला है। मुझे इतना मज़ा आया, ओह, हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन यह अंतहीन है। मैं कभी कभी जब देश भर में यात्रा कर रहा होता हूँ तो बस ग्रेड स्कूल के बारे में सोचता हूँ, लेकिन मैं यूरोप में प्रौद्योगिकी अपनाना एक गंभीर और बहुत ही संरचनात्मक समस्या है, और जो मुझे सबसे ज्यादा डराता है वह यह है कि मैंने किसी भी राजनीतिक नेता को खड़े होकर यह कहते नहीं देखा है कि हमारी एक गंभीर और संरचनात्मक समस्या है जिसे हम ठीक करने जा रहे हैं। तो फिर आप विकासशील दुनिया पर आते हैं। मैं कल्पना करूंगा कि यह भी निर्भर करता है कि आप विकासशील दुनिया से क्या मतलब रखते हैं। मेरा अनुमान है, पर्याप्त ज्ञान के बिना आपको बस ऐसे हिस्से मिलेंगे जो बहुत अच्छा करते हैं और ऐसे हिस्से जो बहुत खराब करते हैं।
एक सामान्यीकरण के रूप में। जैसे फिर से अगर आप इस कुछ हद तक असफल दार्शनिकता पर वापस जाए जो मैंने अंतर्निहित वास्तुकला के बारे में की थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अनुचितता को देखने का एक तरीका यह है कि यह पेन टेस्ट करती है, मतलब यह चीजों पर भार डालती है, तो जो समाज और संगठन और कंपनियां उस भार को वहन कर सकती हैं, उन्हें एक बहुत बड़ा फायदा होता है। समस्या यह है कि अगर आप नहीं कर सकते, अगर आप दिखावा कर रहे हैं कि आप भार वहन कर रहे हैं और आप नहीं कर रहे, तो यह ढह जाता है और आपको वहां से शुरुआत करनी होती है। और इसलिए अगर आप घूमते हैं और बस कहते हैं कि ठीक है, कौन से समाज और सूक्ष्म संस्कृतियां यहां भार वहन करने वाली हैं, मुझे लगता है कि आप पाएंगे कि विकासशील दुनिया के कुछ हिस्सों में उसमें कुछ समुदाय बहुत अच्छा करने वाले हैं। आपको भार वहन करने के बारे में एक यथार्थवादी आकलन की आवश्यकता है और एक निश्चित ईमानदारी है जो इस प्रौद्योगिकी में हम सभी के लिए दर्दनाक है। बड़ी भाषा मॉडल, हालांकि सॉफ्टवेयर में लागू, आप बस यह स्पष्ट नहीं कर सकते कि क्या भार वहन कर सकता है और क्या नहीं। और फिर राजनीतिक संरचनाएं ठीक यही करने के लिए बनी हैं। जैसे, हाँ, मैं कुछ भी ठीक नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको कुछ पंक्ति दे सकता हूं जो आप सुनना चाहते हैं, जो आपको यह परवाह नहीं करने देगी कि आपका जीवन कितना बुरा है और कल यह कितना बुरा होने वाला है। मैं आपको वह मुफ्त में दे सकता हूं और वह सामान है। संस्कृति में उससे छुटकारा पाना कठिन है और आप जानते हैं, मैं अभी भी खुद को कार्ड धारक प्रगतिशील मानता हूं और मुझे लगता है कि एक प्रगतिशील के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज यह हो सकती है कि वह घूम घूम कर कहे, हाँ, लेकिन जो क्रांति आने वाली है वह आप जो कर रहे हैं उसका वास्तविक बाजार मूल्य उजागर कर देगी, चाहे हम इसे चाहे या न चाहे। जैसे यह ऐसा है कि मैं तो इस सामान में से कुछ का बाजार मूल्य भी नहीं जानना चाहता, लेकिन यह बार बार एक अपेक्षाकृत तेज अवधि में होगा। तो अगले 3 वर्षों में आपको बस सभी प्रकार के चरित्र समुदायों और सूक्ष्म समुदायों में बाजार मूल्य की ईमानदारी मिलने वाली है। और सबसे अच्छी चीज जो आप कर सकते हैं, अगर आप एक समुदाय में हैं, चाहे वह जर्मनी जैसा बड़ा समुदाय हो या अमेरिका जैसा बड़ा समुदाय हो, और आप वास्तव में उन लोगों की परवाह करते हैं जिनका आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वह यह है कि हाँ कहें, लेकिन हमें इस पर बारीकी से देखना होगा कि हम किस भार को वहन कर सकते हैं। धन्यवाद एलेक्स, धन्यवाद सभी को।